नमस्ते और आप सभी का स्वागत है आज के इस संस्करण में। और हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र में आए एक नए भूचाल की। नया क्यों? क्योंकि कोई तो कह रहा है मास्टर स्ट्रोक है, और ऐसा मास्टर स्ट्रोक कि भाजपा के अध्यक्ष नड्डा जी को ही वो मास्टर स्ट्रोक नहीं लगा और उसमें परिवर्तन के लिए वो एक अपील करने लगे पब्लिकली। तो मेरे तो समझ में मास्टर स्ट्रोक आया नहीं। आइए ओंकार जी से बात करते हैं कि महाराष्ट्र में ये क्या चल रहा है। नमस्कार ओंकार जी। नमस्कार और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है वो अप्रत्याशित है बहुत सारे लोगों के लिए, बल्कि मैं तो कहूँगा 99.9% लोगों के लिए तो एकदम अप्रत्याशित और चौंकाने वाला है। वैसे तो नरेंद्र मोदी के फैसले, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के फैसले, बहुत सारे फैसले इसी तरह के चौंकाने वाले होते हैं। चौंकाने वाला कहीं ऐसा तो नहीं कि चौंकाने के चक्कर में ही चौंकाने वाला फैसला कर दिया गया हो कि अरे लोग चौंकेंगे नहीं अगर देवेंद्र फडणवीस को बना दिया, तो इसलिए चौंका दो। आजकल इस तरह के भी बड़े देखने के आ रहे हैं। इसके पीछे जो थिंकिंग उनकी होगी, वैसे दोनों पक्ष हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो इनको भी चौंका सकता है, यानी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को भी चौंका सकता है। ये ऐसा फैसला है जिसमें रिस्क भी है और जिसमें फायदे भी हैं। रिस्क पर मैं बाद में आऊंगा, जो फायदे हैं मैं उनकी तरफ पहले जाता हूं। फायदे ये हैं कि अभी फौरी तौर पर जो इनका गेम दिखाई दे रहा है, जो राजनीतिक समझ हम लोगों की है, उससे लग ये रहा है कि उद्धव ठाकरे को और शरद पवार को एक सीधे सीधे ये मैसेज दिया जाए, उनको शर्मसार किया जाए कि जिन विधायकों की मांग को आप अनदेखा कर रहे थे और जो इनका एक हक बनता था, जिससे आपने इनको वंचित कर दिया था 2019 में, इसके अलावा भी जिस तरह की धमकियां दी जा रही थी, 40 आत्माहीन लाशें बताया जा रहा था, कब तक रहोगे गुवाहाटी में, कभी तो आओगे चौपाटी में और मुर्दा घर में भेज देंगे, पोस्टमार्टम के लिए भेज देंगे, इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा था। और हमारे लाखों शिव सैनिक जो हैं वो सड़कों पर आपका इंतजार कर रहे हैं, हमारे एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं, इस तरह की धमकी की भाषा में बातें की जा रही थी। और जिस तरह से ये सत्ता से चिपके रहे और जब इनको जाना ही पड़ा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद के नहीं, फ्लोर टेस्ट तो 24 घंटे के भीतर ही होगा, इसको हम टालेंगे नहीं, तब इस्तीफा देने की घोषणा फेसबुक पे करके, वो कहते हैं ना कि उंगली कटा करके शहीद होना, तो ये सारी चीजें ऐसी थी जिनके आलोक में अगर हम देखते हैं कि एकनाथ शिंदे एक ब्रेकिंग जो न्यूज दे दूं। जी जी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि नड्डा जी की पब्लिक रिक्वेस्ट पर देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम बनना स्वीकार कर लिया। जी ये क्या हो रहा है? पहले आप कहें कि हम गवर्नमेंट में नहीं रहेंगे, एक नाथ शिंदे सीएम बनेंगे, उसके बाद रिक्वेस्ट आती है, वो भी पब्लिक रिक्वेस्ट आती है, और उसके बाद वो डिप्टी सीएम बनने को तैयार हो जाते हैं। तो ये जरा मास्टर स्ट्रोक नहीं हुआ, ये मुझे लगता है कि ये कोई अलग ही तरह का स्ट्रोक है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर कुछ ऊहापोह की स्थिति रही होंगी, या देवेंद्र फडणवीस को ऊपर से ऐसा कहने के लिए, करने के लिए कहा गया होगा। और देवेंद्र फडणवीस चूंकि एक अनुशासित कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, इसलिए उन्होंने वो किया जो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व चाहता था। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व क्यों चाहता था, ये कुछ कारण मैंने गिनाए हैं कि अगर शिवसेना को पूरी तरीके से खत्म करना है, नेस्तनाबूद करना है, अगर शिवसेना पर उद्धव ठाकरे और मातोश्री का एकाधिकार खत्म करना है,
और किसी उनके कार्यकर्ता को ही मजबूती दे करके और उस पर उसका पूरा नियंत्रण यानी शिवसेना पर। अब आप कल्पना करिए कि जब सदन शुरू होगा इनके शपथ ग्रहण के बाद, तो सबसे पहले स्पीकर चुना जाएगा। जो स्पीकर आएगा वो आकर के सबसे पहले इनके गुट को मान्यता देगा, क्योंकि ये 55 में से 39-40 हैं और तब तक कुछ और आ जाएं तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा इन बदली हुई परिस्थितियों में। ऐसे में ये इस चीज को लेकर के चुनाव आयोग जाएंगे। चुनाव आयोग में कहेंगे कि चूंकि हम सदन में शिवसेना के तौर पर मान्यता प्राप्त गुट हैं और हमारे साथ अधिकांश विधायक हैं, इसलिए हम ही असली शिवसेना हैं। तो धनुष बाण पर भी और तमाम दूसरी चीजों पर भी हमारा अधिकार होना चाहिए। वो लड़ाई लंबी चलेगी चुनाव आयोग में भी, फिर कोर्ट कचहरी में भी, लेकिन इनका मकसद ये होगा, जो मेरी बुद्धि कहती है, मेरी सोच कहती है, कि उद्धव ठाकरे और उनकी पूरी सेना को इस लड़ाई में उलझा दो और वो ये लड़ाई लड़ते रहें और शिवसेना के ही एक कार्यकर्ता को आगे करके उनको चीफ मिनिस्टर बनाओ। मैंने आपको दोपहर में एक बात कही थी जब हमारी बात हो रही थी फोन पर, कि ऐसा लगता है अगर एकनाथ शिंदे को अब चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है तो गेम प्लान ये होगा कि शायद गुजरात के साथ महाराष्ट्र के चुनाव भी करा दिए जाएं। और बहुत संभव है जो अब ये बदलाव हो रहा है, देवेंद्र फडणवीस अगर मुख्यमंत्री नहीं बन रहे थे, अगर गेम प्लान ये था कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाए और देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं बाहर रहूंगा और बाहर से ही सरकार को सलाह दूंगा, इसकी मजबूती के लिए प्रयास करूंगा, इसका मतलब यह है कि फडणवीस की इच्छा नहीं थी कि वो उस तरह का काम करें जैसा कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने किया था, कि वो उद्धव ठाकरे के नीचे कैबिनेट मंत्री बन गए। तो उनकी इच्छा ये बिल्कुल नहीं रही होगी कि मैं एकनाथ शिंदे को अपना बॉस मान लूं और उनके नीचे उप मुख्यमंत्री रहूं। उप मुख्यमंत्री की कोई अपनी हैसियत नहीं होती है, उसको कोई विशेषाधिकार नहीं होते हैं, वो भी एक कैबिनेट मंत्री ही होता है। ये देवेंद्र फडणवीस बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं और समझते हैं। इसलिए अगर उन्होंने एक अनुशासित सिपाही की तरह जेपी नड्डा की इस सार्वजनिक अपील को मान लिया है, तो मैं फिर कहूंगा कि ये देवेंद्र फडणवीस का वैसा ही बड़प्पन है जैसा वो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी से पीछे हट गए। ये एक और उनका बड़प्पन है और जेस्चर है। देखिए, जो टिप्पणियां आ रही हैं और वो बीजेपी समर्थक पत्रकारों से जो आ रही हैं, अभी मैंने देखा हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जो सदैव भाजपा के समर्थन में ही दिखते हैं, उन्होंने भी इसको एक मूर्खतापूर्ण निर्णय बताया है। और अभिषेक द्विवेदी ने तो ये कहा है कि यह और कुछ नहीं बल्कि अमित शाह की जो एक असुरक्षा की भावना है किसी भी नए उठते हुए नेता से, उसका यह कारण है। और ट्वीट भी किसने किया? ट्वीट नड्डा ने नहीं किया। ट्वीट जो ये कि उन्होंने डिप्टी सीएम पद स्वीकार कर लिया है, ये ट्वीट नड्डा जी की तरफ से नहीं आया, देवेंद्र फडणवीस की तरफ से नहीं आया, अमित शाह की तरफ से आया। तो हम यही आशा करते हैं कि सच ना हो, लेकिन ये है कई बार जो होता है ना कि अधिक मास्टर स्ट्रोक दिखाने के चक्कर में वो उल्टा स्ट्रोक पड़ जाता है और वो हिट विकेट वाला मामला हो जाता है। वो मास्टर स्ट्रोक नहीं होता, फिर वो गेंद तो जाती दिखती है कि साहब 6 की जा रही है, लेकिन पता चला कि पीछे की गिल्लियां उड़ गई, हिट विकेट हो गया वो। तो मुझे तो ये बिल्कुल ज़्यादा जिसको कहें कि अति चतुराई वाला जो है ना, चतुराई और अति चतुराई में बहुत अंतर होता है। अति चतुराई जो है वो आपको विनाश की ओर ले जाती है, चतुराई जो है वो आपको वाकई चतुर बनाती है और आपके जो निर्णय हैं उनमें एक दम दिखाती है। तो ये मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने जो अभी ट्विटर पे जो सामने खुला हुआ है उस पे जो प्रतिक्रियाएं बीजेपी समर्थक पत्रकारों की आ रही वो बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत जल्दबाजी में किन्हीं निष्कर्षों पर पहुंच जाते हैं और मोटे तौर पर जो परंपरागत रूप से हम लोगों की सोच रहती है,
हम उसके दायरे से बाहर निकल करके शायद दूर का नहीं सोच पाते हैं। हो सकता है ये मूर्खतापूर्ण कदम साबित नहीं, दूर हो का तो सकता अमित है। शाह और नरेंद्र मोदी भी नहीं सोच पाते हैं, अगर हम पश्चिम बंगाल और बिहार इत्यादि के उदाहरण ले लें तो। वो भी कोई दूर की सोच नहीं कही जाएगी। इसलिए हाँ, मेरा कहना ये मैं है इस पर कि बहुत ज़्यादा नहीं करता कि साहब को नहीं, नहीं, तुम क्या जानते हो? वो इतना अनुभव है, वो इतने महान हैं, वो जो जानते हैं, वो 10 घर पहले आगे सोचते हैं, तुमको क्या पता? तो वो तो हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है और बिहार में क्या हो रहा है, जो हम लोगों ने कहा था वो हो रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं संजय जी जो तत्काल हमें दिखाई नहीं देती हैं, और बहुत सारी घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जिनके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा होता है। महाराष्ट्र में अब से 1 महीना पहले किसी ने सोचा था क्या, या 1.5 महीने पहले किसी ने सोचा था क्या कि जब राज्यसभा के चुनाव होंगे तो 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, या विधान परिषद के चुनाव में 5 सीटें जीत जाएगी, या अचानक से शिवसेना के भीतर इतना बड़ा विद्रोह हो जाएगा कि 55 में से 39 एमएलए इंक्लूडिंग 9 मिनिस्टर जिनमें कैबिनेट भी हैं, वो सब उद्धव ठाकरे से विद्रोह करके और अलग बैठ जाएंगे जाकर के। और किसी ने सोचा था कि एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। उनके गोवा से मुंबई पहुंचने तक भी पूरा मीडिया जगत और जितने विश्लेषक थे इंक्लूडिंग मी, सब यही सोच रहे थे, यही कह रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। लेकिन ये हुआ है, और ये क्यों हुआ है ये डिकोड होने में शायद समय लग जाए, पर हाँ ये बिल्कुल तय था राजभवन तक भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक भी, कि देवेंद्र फडणवीस इस चीज को लेकर के क्लियर थे कि मुझे सत्ता का हिस्सा नहीं बनना है। वहां तक भी उन्होंने कह दिया था कि नहीं, मैं बाहर रहूंगा और बाहर रह करके इस सरकार को जो भी समर्थन होगा, सहयोग होगा, वो करूंगा। लेकिन अब अगर कुछ सोच करके उनको एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर शामिल किया जा रहा है तो ये निश्चित रूप से जैसे बाकी लोगों की सोच को एक धक्का लगा है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस का कद इस घटना से बढ़ा था। अगर वो मुख्यमंत्री पद त्याग रहे हैं 120 एमएलए साथ होने के बावजूद, 106 उनके अपने, 7 ऑलरेडी उनके पास थे और कुछ और छोटे दल और निर्दलीय मिलकर के 120 की स्ट्रेंथ है। सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को 144 एमएलए चाहिए 287 के सदन में। वो आसानी से बना सकते थे, सरकार स्थिरता के साथ चल सकती थी, 2.5 साल का भी कार्यकाल पूरा कर सकती थी, गुजरात के साथ भी चुनाव करा सकते थे वो डिजोल्व करवा करके। लेकिन अगर कोई सोच में बदलाव आया है, परिवर्तन आया है कि नहीं, देवेंद्र फडणवीस को भी सरकार के अंदर रहना चाहिए, तो इसके पीछे की क्या सोच है ये शायद हम लोग बाद में समझ पाए। लेकिन जैसे बाकी लोगों को धक्का लगा है वैसे ही मुझे भी एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इससे धक्का लगा है कि ये क्या फैसला हुआ। इससे कहीं देवेंद्र फडणवीस के कद को आप कम तो नहीं कर रहे हैं। जो अचानक उनका सम्मान बढ़ा था, जो उनकी एक छवि बनी थी, कहीं उसमें कोई आप दाग तो नहीं लगा रहे हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, और इसका फायदा मिलने के बजाय कहीं महाराष्ट्र में नुकसान तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि जो सोच करके आप एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं वो तो मोटे तौर पर हमको दिखाई दे रहा है कि किस लिए आप बना रहे हैं। आप चाहे शरद पवार हो उनको लेट डाउन करने के लिए, और उद्धव ठाकरे हो, संजय राउत जैसे लोगों को लेट डाउन करने के लिए, शर्मसार करने के लिए, उनको शर्मिंदा करने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं। लेकिन इस चक्कर में कहीं भारतीय जनता पार्टी का नुकसान तो नहीं हो जाएगा। ये अपने आप में एक सोचने का विषय है। जी, ये भी हो सकता है कि यह डील शुरू से ही ये रही हो और इसीलिए एकनाथ शिंदे बाहर आए हों, क्योंकि ऐसे तो नहीं बेवफ़ा होता कोई। ये एक कारण अब समझ में आ रहा है हम लोगों के कि ऐसा हो सकता है, पर इससे पहले किसी ने ये सोचा नहीं। क्योंकि अगर वो एक बहुत बड़े गुट के साथ
और इतने बड़े गुट के साथ कि जिससे सरकार टूट जाए, बिखर जाए और उद्धव ठाकरे की कुर्सी चली जाए, या शरद पवार जो खेल कर रहे थे 2019 से ही कि भारतीय जनता पार्टी और खास तौर से देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो मुख्यमंत्री ना बन पाए, निरंतरता में कम से कम दूसरी बार तो ना बन पाए, उस खेल को पूरी तरीके से विफल करने के लिए और उनको भी एक बड़ा झटका देने, उद्धव ठाकरे को तो झटका लग चुका है, उनकी पार्टी टूट गई, उनकी कुर्सी चली गई, उनका जो थोड़ा बहुत सम्मान था वो भी सीधे तौर पर प्रभावित हुआ है। जो उनकी अकड़ थी, हैकड़ी थी, जो उनका तौर तरीका था वो एक्सपोज हुआ है, बल्कि इन्हीं लोगों ने एक्सपोज किया है। शीर्षाट का जो पत्र था 3 पेज का, उसमें साफ साफ वो सारे खुलासे किए गए हैं कि किन वजहों से हम अपमानित होकर के पार्टी छोड़ रहे हैं। बड़ी वजह भले ही वो हिंदुत्व की बताई जा रही हो कि हिंदुत्व से इन्होंने समझौता किया है, लेकिन एक्चुअल में एक जो घटना हुई थी वो घटना बताती है कि उद्धव ठाकरे ने अपने एमएलए से, मंत्रियों से खुद को कितना काट लिया था। एक कैबिनेट स्तर के मंत्री शिवसेना कोटे के एक सीनियर जर्नलिस्ट को फोन करते हैं और वो कहते हैं कि उद्धव ठाकरे साहब का मोबाइल फोन है क्या आपके पास, जो इस समय उनके पास मोबाइल नंबर हो, मोबाइल फोन हो। और उस सीनियर जर्नलिस्ट को ताज्जुब हुआ था कि उन्हीं की सरकार का कैबिनेट मंत्री हमसे मुख्यमंत्री का फोन नंबर मांग रहा है। इसका मतलब यह है कि उद्धव ठाकरे ने अपने आप को पूरी तरह काट लिया था और उनके जो करीबी थे, खुद दीपक केसरकर ने क्या कहा, जो अभी असंतुष्ट गुट के प्रवक्ता बनाए गए हैं, उन्होंने कहा कि मैं तो अपने आप को उनका बड़ा करीबी मानता था, लेकिन पिछले 6 महीने में मेरी भी उनसे मुलाकात नहीं हुई। तो ये सारी चीजें थी। या तो संजय राउत और जैसे एक कोटरी हुआ करती थी एक जमाने में सोनिया गांधी की, कि वो किसी को सोनिया गांधी तक पहुंचने नहीं देती थी और वही तय करते थे, और वो मोस्टली संसद में भी बैकडोर से आने वाले सारे चेहरे थे, राज्यसभा के मेंबर थे, कभी जनता के बीच जाकर के चुन करके नहीं आए थे। ऐसे लोगों ने सोनिया गांधी को काट दिया था और उसको सलाह देते थे। इसी तरीके से जब से ये मुख्यमंत्री बने थे तो इनको भी धीरे धीरे अपने ही विधायकों से, मंत्रियों से, जो पदाधिकारी थे उनसे काट दिया था। उसका नतीजा इनको भुगतना पड़ रहा है। सरकार टूटी है, कुर्सी गई है, पार्टी टूटने की नौबत आ गई है। पार्टी पर भी अब जाहिर है शिंदे गुट का कब्जा हो जाएगा, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो सारी पावर उनके हाथ में होगी। स्पीकर देखना है कि वो अभी शिवसेना गुट का बनता है, भारतीय जनता पार्टी का बनता है। और अगर कोई ऐसा समझौता हुआ भी था पहले से ही, अगर एकनाथ शिंदे को पहले से ही बताया गया था कि आप इतने एमएलए को तोड़ लीजिए, अपने साथ मिला लीजिए, सरकार को गिरा दीजिए, तो हम आपको चीफ मिनिस्टर बना देंगे, तो ये हो सकता है इस तरह का कोई समझौता हुआ हो। लेकिन इसके कोई संकेत कम से कम अभी तक 1.5 घंटे पहले तक तो किसी को नहीं मिले थे। जी, ये तो है। और आगे अभी शपथ ग्रहण की तैयारी हो रही है। जैसे हम जब बात कर रहे हैं उसी समय लगभग शपथ ग्रहण 7:30 बजे का शपथ ग्रहण रखा हुआ है। 7:30 बजे शपथ ग्रहण हो जाएगा। 3 कुर्सियां लगी हुई हैं इस समय वहाँ पर, और एक मुख्यमंत्री के लिए, एक उप मुख्यमंत्री के लिए और एक गवर्नर साहब जो बीच में बैठेंगे वो। तो इस समय वहाँ 3 कुर्सी लगी हुई है। इसके बाद फिर मुझे लगता है कि फिर कैबिनेट जो आ रहा है, जो हम देख रहे हैं, ये 19 मंत्री भाजपा के होंगे और 12 मंत्री होंगे शिंदे ग्रुप के। अब शिवसेना कौन रहती है, महाराष्ट्र शिवसेना असली शिवसेना होती है या कि उद्धव शिवसेना असली शिवसेना होती है, ये बात तो अलग है। जो अलग-अलग कारण एक बताए जा रहे हैं, एक मराठा वोट बैंक बताया जा रहा है कि वो शिवसेना के साथ मराठा वोट बैंक है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता, क्योंकि ठाकरे तो मराठा नहीं थे।
वो तो बिहार के कायस्थ थे। तो ये भी मुझे लगता है कि अब चूंकि ये निर्णय ले लिया गया है, इसलिए उसको उचित बताने के लिए, उसको तर्कसंगत करने के लिए संभवतः ये कहा जा रहा हो। क्योंकि यदि गोपीनाथ मुंडे जीवित होते तो गोपीनाथ मुंडे के अतिरिक्त महाराष्ट्र मुख्यमंत्री का और कोई दावेदार नहीं होता। क्या सोचते हैं आप? हाँ, वो एक्चुअल में पिछड़े वर्ग से आते थे और बहुत ही प्रभावशाली नेताओं में शुमार थे। लेकिन जिस तरीके से संजय जी देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप इवॉल्व हुई है और पिछला जो इनका 5 साल का कार्यकाल रहा है, उसमें जो उन्होंने अपनी योग्यता, अपनी एबिलिटी और ईमानदारी से तमाम जितने भी काम थे विकास के और दूसरे, उनको पूरा किया है और तमाम तरह के अपमान सहते हुए भी शिवसेना के साथ गठबंधन को आगे बढ़ाने की अपनी योग्यता प्रदर्शित की है। वो विरले लोग ही कर सकते हैं जो देवेंद्र फडणवीस ने की है। और एज लीडर भारतीय जनता पार्टी के अभी इन 2 घटनाओं को भी अगर हम याद कर लें, राज्यसभा चुनाव और विधान परिषद के चुनाव, तो उसमें भी पता चलता है कि उनकी एक्चुअल में एबिलिटी क्या है, कैपेबिलिटी क्या है और वो कितने बेहतर मैनेजर भी हैं। लीडरशिप तो है ही, लेकिन मैनेजर भी बहुत उच्च कोटि के वो उन्होंने साबित किया है। उस लिहाज से अगर गोपीनाथ मुंडे की हम बात करें, ठीक है, एक वो ऐसे बड़े वर्ग से आते थे जिनका एक वोट बैंक है, महत्वपूर्ण वोट बैंक है। लेकिन जहाँ तक कैपेबिलिटी की बात है, योग्यता की बात है, सबको साथ लेकर के चलने की बात है, या इस तरह की जो मैनेजिंग पावर आपके भीतर हो, समझ-बूझ आपके साथ हो, वो हर नेता में होगी, ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं। खुद देवेंद्र फडणवीस ने 2019 में जब शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी का दामन झटक दिया था कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाने के लिए, तब उन्होंने खुलासा किया था, ऑन कैमरा किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था कि मैंने उद्धव ठाकरे को कई बार रिंग किया, लेकिन मेरी फोन को इन्होंने रिसीव नहीं किया। यानी जो शिकायत इनके अपने मंत्रियों की है या इनके अपने अभी सिटिंग एमएलएज की है जिन्होंने बगावत की है कि हमारे फोन कॉल रिसीव नहीं किए जाते थे, हमको अपमानित किया जाता था, वो बिहेव अगर उद्धव ठाकरे 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस के साथ भी कर सकते हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह के मतलब अपने सहयोगी, गठबंधन सहयोगी के साथ वो 5 साल तक गालियां सुन करके भी, अपमान झेल करके भी उस समय सरकार चला रहे थे। और याद करिए, पूरे 5 साल 2014 से लेकर के 2019 तक संजय राउत की कमेंट्री बंद नहीं हुई थी। वो लगातार नरेंद्र मोदी पर भी हमले कर रहे थे, अमित शाह पर भी हमले करते थे, वो कई बार देवेंद्र फडणवीस को भी निशाने पर लेते थे। ऐसे में जितना भारतीय जनता पार्टी ने, खास तौर से देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप ने वहां निभाया था इनके साथ, वो कोई आसान काम बिल्कुल नहीं था। जी। और अब उद्धव सेना का क्या होगा? देखिए, कल संजय राउत का एक ट्वीट आया था। उन्होंने कहा था कि हम जेल जाने को तैयार, हम लाठियां खाने को तैयार और हमारा सबसे कठिन अग्नि परीक्षा का समय आ गया है। तो बड़ी अच्छी कल बात ईडी है, हो सकता है उनकी तमन्ना पूरी कर दे। वो होगी, मुझे लगता है कि होगी। मैंने अपने प्रोग्राम में एक में कहा है, हालांकि मैं आपके चैनल पर अपनी एक गलती दुरुस्त कर लूं जो मैंने अपने प्रोग्राम में कही थी। बहुत सारे जी। दर्शक हमारे कॉमन हैं जो मेरा चैनल भी देखते हैं, आपका भी देखते हैं, कि सुशील शिंदे चूंकि दलित वर्ग से आते हैं, पूर्व गृह मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, तो कहीं मुझे ये था कि एकनाथ शिंदे कहीं उसी दलित समुदाय से ना हो।
लेकिन मुझे बताया गया, बहुत सारे दर्शकों के मैसेज मेरे चैनल पर आ रहे हैं कि ये मराठा समुदाय से हैं। तो एक तो मैं इसके लिए सॉरी फील करता हूँ कि मुझे एक इस तरह का था, और अपने वीडियो को भी मैं जाकर के एडिट करूँगा। लेकिन जहाँ तक इसका सवाल है कि शिवसेना का क्या होगा अब, तो वो तो पहले ही, कल ही उनको दिखाई दे रहा था संजय राउत को कि ये कठिन अग्नि परीक्षा का समय है अब शिवसेना के लिए। लेकिन तब तक ये डेवलपमेंट थोड़ा हुआ था कि एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा। ये अग्नि परीक्षा का नहीं, ये तो ज्वालामुखी अब उनके सामने विस्फोट होने वाला है। क्योंकि जिनको आप धमका रहे थे, जिनकी आप सदस्यता को खंडित कराने वाले थे, अयोग्य करार देने वाले थे, जिन 16 एमएलए की लिस्ट आपने डिप्टी स्पीकर के पास भेजी थी, उनमें सबसे पहला नाम तो एकनाथ शिंदे का था। और वही एकनाथ शिंदे अब न केवल मुख्यमंत्री बन रहे हैं, बल्कि नेता सदन भी बनेंगे। इसके अलावा वो स्पीकर के जरिए शिवसेना के नेता के तौर पर मान्यता भी प्राप्त करेंगे। वो चुनाव आयोग जाकर के शिवसेना हमारी है इसका भी दावा करेंगे, वो धनुष बाण भी हमारा है ये भी कहेंगे। तो ये अग्नि परीक्षा ऐसी है जिससे अब मातोश्री को गुजरना है। अब चूंकि 2/3 एमएलए ऑलरेडी उनके पास हैं, तो जिसके पास 2/3 एमएलए हैं, पार्टी पर दावेदारी उसकी होगी और चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। तो अब आप देखिएगा, अलग अलग नगर निगमों के, नगर महापालिकाओं के, नगर परिषदों के जितने भी मेंबर होंगे वो भी टूटेंगे। वहां भी शिवसेना दो फाड़ हो जाएगी, वहां से भी लेटर आ जाएंगे। जो जिला कमेटियां हैं उनमें भी टूट फूट हो जाएगी, वहां से भी लेटर आ जाएंगे कि हम एकनाथ शिंदे गुट ही शिवसेना के अंग हैं। ऐसे में पार्टी में विभाजन तय है। हाँ, उसके बाद तय होगा जब कभी आगे जाकर के चुनाव होंगे कि महाराष्ट्र की जो शिवसेना समर्थक जनता है, जो बाला साहब ठाकरे के पीछे थी, वो उद्धव ठाकरे के पीछे है या एकनाथ शिंदे के पीछे है, ये तब फैसला होगा। पर हाँ, ये बात जरूर है कि अब इनके अच्छे दिन खत्म और कुछ समय के लिए या लंबे समय के लिए बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। और बीएमसी का जो चुनाव है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है शिवसेना, विशेषकर उद्धव ठाकरे के लिए, आपको लगता है कि बीएमसी में किस प्रकार से नेगोशिएशंस होंगे? क्योंकि यदि बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी एक साथ लड़ते हैं तो निश्चित रूप से उनको एकनाथ शिंदे को अकोमोडेट करना पड़ेगा, उनकी पार्टी को। तो किस प्रोपोर्शन में आपको लगता है ये होगा? मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर बना रही है, तो एकनाथ शिंदे अब कम से कम इस तरह की बार्गेनिंग तो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जैसे चाहेगी वैसे ही वो कंसीडर करके चलेंगे। अभी वो कोई भी इस तरह का स्टेप तो नहीं उठाएंगे जिससे दोनों दलों के बीच में, दोनों दलों के लीडरशिप के बीच में किसी भी तरह की कोई तनाव की कोई रेखा आ जाए या किसी भी तरह का कोई ऐसा काम हो जाए। भारतीय जनता पार्टी बीएमसी के चुनाव में ऑलरेडी बढ़त पर है, ये तमाम सर्वे, आपका भी सर्वे बता चुका है। और भारतीय जनता पार्टी की एक अंडरस्टैंडिंग राज ठाकरे की पार्टी से भी हो चुकी है। अब एक नया शिवसेना का धड़ा टूट करके आया है। इनमें यह देखना पड़ेगा कि मुंबई में ऐसे कौन से चेहरे हैं जो एकनाथ शिंदे के साथ आकर के खड़े होने वाले हैं या खड़े हो गए हैं। मुंबई के कुछ विधायक टूट करके बागियों के गुट में मिले हैं या कोंकण इलाके के भी कुछ विधायक टूट करके इनके साथ आए हैं, ये मामूली घटना नहीं है संजय जी। मुंबई के अगर एमएलए टूट रहे हैं या मुंबई के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अभी कल्याण में तो इनका अपना बेटा है श्रीकांत शिंदे, और जैसे पालघर के एमपी हैं या भावना गवली, ऐसे 2 एमपी और हैं जिनके बीच में बयान आए थे
और उन्होंने एक तरीके से चेताया था उद्धव ठाकरे को कि जो लोग नाराज होकर के अलग जाकर के बैठ गए हैं, उनके खिलाफ किसी तरह की अनुशासनात्मक या दूसरी कार्रवाई ना की जाए। अभी तो केवल प्रत्यक्ष तौर पर 5 एमपी की बातें सामने आई थी। बदली हुई परिस्थितियों में और कितने एमपी इनकी तरफ आएंगे या और कितने कारपोरेटर और दूसरे पदाधिकारी आएंगे, ये देखना होगा। और उसके बाद चूंकि अभी थोड़ा सा समय है, जो बीएमसी के चुनाव होंगे या कुल मिलाकर के 15 महानगर पालिकाओं में और नगर परिषदों में चुनाव होंगे, तो अगले कुछ महीने 2 महीने बता देंगे कि चीजें जो हैं वो किस तरफ जा रही हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप जिस तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से फैसले ले रही है, और एकनाथ शिंदे को उन्होंने सम्मान दे करके आगे किया है, तो जहां जहां उनकी पार्टी की दावेदारी होगी या उनके कैंडिडेट मजबूत होंगे और भारतीय जनता पार्टी के कमजोर होंगे, बहुत संभव है वहां पर उनके कैंडिडेट को ही आगे बढ़ाया जाए। और जहां राज ठाकरे की मदद लेने की जरूरत होगी, वहां उनकी मदद लेगी भारतीय जनता पार्टी। जी। और बीएमसी का इलेक्शन जो है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण था। शिवसेना की जो सारी की सारी प्राणवायु थी, सारे प्राण जो उनते थे, जो सारी ऊर्जा थी, वो वहीं से आती थी। और बीएमसी चले जाने के बाद मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे तो एक तरह से समाप्त प्राय हो जाएंगे। और शिवसेना के जो शिव सैनिक हैं, उनकी जो प्रवृत्ति है, वो देखते हुए मुझे लगता है कि बहुत भारी एक भगदड़ मचेगी। आप सही कह रहे हैं। एक और बात जिसकी बड़ी चर्चा होती रही है पहले भी, और ये है कि ये है पूरा का पूरा जो ऑपरेशन उद्धव ठाकरे को लाके सरकार बनाने का था, उसमें एक दाऊद का कहीं हाथ देखा जा रहा था। और एनसीपी उनकी फ्रंट थी। और उसके पीछे ये भी था, जैसा कि भाऊ ने कई बार कहा, कि यह तय कर लिया गया है उच्चतम स्तर पर कि ये जो अंडरवर्ल्ड के और मुंबई पुलिस के जो रिश्ते हैं, इनको समाप्त करना है। आप सोचते हैं यह अब संभव हो पाएगा? क्योंकि मुझे ये भी सुनने में आ रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को संभवतः इसीलिए दबाव डाल के शामिल कराया गया है कि वे जो हैं वो गृह मंत्री बने, और किसी को वो उपयुक्त नहीं पा रहे थे, क्योंकि जितनी उनकी सक्षमता है उतनी और किसी और की संभवतः नहीं होगी। देखिए, पीवी नरसिम्हा राव के समय जो वोहरा आयोग की रिपोर्ट आई थी, जिसमें नेक्सस की बात कही गई थी, जिसमें बताते हैं कि शरद पवार का भी नाम था। बहुत सारे लोगों की ये डिमांड भी रही है कि वो एनएन वोहरा कमेटी की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं किया जाता, उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जाता, उस पर अमल हो जाना चाहिए, ताकि ये जो नेक्सस है उसमें जो भी शामिल रहे हैं, उसमें डी कंपनी भी रही है। और अभी आपको ध्यान होगा, 2 बयान आए थे असंतुष्ट गुट की तरफ से। एक बयान तो खुद एकनाथ शिंदे का था। उन्होंने कहा था कि साहब 1993 के बम ब्लास्ट, सीरियल बम ब्लास्ट जिन्होंने कराए, दाऊद इब्राहिम या जो भी आपके मेनन सेनन थे, उन सब ने अगर ये सब मिलकर के कराया था और ये इस्टेब्लिश हो गया कि डी कंपनी के साथ नवाब मलिक के रिश्ते हैं, उनका अवैध कारोबार रहा है, जो गोवा वाला कंपाउंड में 3 एकड़ से ज्यादा जमीन, जिसकी बाजार की कीमत ही 300 करोड़ से ज्यादा थी, उसको जिस तरीके से औने पौने दामों में 40-45 लाख रुपए दे करके दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर और उसके 2 गुर्कों से खरीदी इन्होंने, उसको लेकर के तो देवेंद्र फडणवीस ने उस समय भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि ये तो सीधे सीधे ये जो
टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए ही इन्होंने ये सब किया है। जितने भी पैसे नवाब मलिक ने उसके जमा किए या चेक दिया है, वो तो दाऊद इब्राहिम को पहुंचा होगा, जो भारत के खिलाफ ही काम आने वाला है या आया होगा उस समय। तो ये एक पॉइंट उठाया था कि जिन्होंने मुंबई में तबाही मचाई, सीरियल धमाके कराए, उस दाऊद इब्राहिम के लोगों को आप मंत्री कैसे बना सकते हैं, जिनके खिलाफ बाला साहब ठाकरे लड़ते रहे हमेशा। नंबर 2, एक पॉइंट और उठाया इनके एमएलए ने। उन्होंने कहा कि साहब, जिस छगन भुजबल ने गृह मंत्री रहते हुए बाला साहब ठाकरे को गिरफ्तार कराया था, उस छगन भुजबल को आप अपने बगल में कैबिनेट की मीटिंग में बैठे हुए देख करके कैसा महसूस करते हैं, और उसको आप बर्दाश्त कैसे करते हैं कि शरद पवार ने उसको आपके नीचे भी, आपके मुख्यमंत्रित्व काल में भी कैबिनेट मंत्री बना करके रखा हुआ है। ये 2 सवाल खड़े किए गए थे, जिनका जवाब शिवसेना की तरफ से किसी भी स्तर पर नहीं आया। ना बड़बोले संजय राउत ने जबान खोली, ना उद्धव ठाकरे ने। 2 बार वो फेसबुक पर लाइव हुए, 2 बार कार्यकर्ताओं के साथ लाइव हुए, इनका जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि जो वोहरा कमेटी की रिपोर्ट है, रिकमेंडेशंस हैं, उनको लागू नहीं किया गया। बीच में सरकारें सबकी रही हैं, देवेंद्र फडणवीस भी रहे हैं 5 साल तक। अब उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगा, मुझे लगता नहीं है, लेकिन मेरा मानना यह है कि जितनी कार्रवाइयां हुई हैं, चाहे एनसीबी के जरिए, चाहे सीबीआई के जरिए, चाहे आईटी के जरिए, चाहे आपका एनआईए वहां गया है एंटीलिया प्रकरण के बाद, ये सब उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। और जो एक नेक्सस है, जो जिस रोग से मुंबई दशकों से ग्रस्त है, उस रोग का उपचार कितने हद तक हो पाएगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन उसके उपचार की प्रक्रिया शुरू हुई है, ये तो हमें दिखाई दे रहा है। और अगर यही सब सोच करके देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री के तौर पर लाया जा रहा है, तो आप सही कह रहे हैं, बहुत संभव है कि उनको होम मिनिस्ट्री दे दी जाए, पुलिस उनके अंडर में रहे, और बाकी भी जो एजेंसियां हैं, चाहे खुफिया हैं या दूसरी हैं, वो उनके अंडर में आएंगी। तो बहुत संभव है कि थोड़ी और सख्ती देखने को मिले। लेकिन जिस मुंबई पुलिस को ये स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस के बराबर खड़ा करती थी, उस मुंबई पुलिस की छवि को तो दागदार कर दिया इन लोगों ने। 16 साल बाद सचिन वाजे को पुलिस में वापस ला करके जो काम उनसे करा रहे थे, तो वो तो मतलब हॉरेबल है। आश्चर्य होता है कि किसी पुलिस ऑफिसर को आप इसलिए बहाल कराएं कि आपको हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूली करवानी है, यानी लूटपाट करनी है, और वो भी अलग अलग 8 लग्जरी गाड़ियों को लेकर के, उनमें नोट गिनने की मशीन रख करके, और एक 5 स्टार होटल में 100 दिन के लिए आलीशान कमरा बुक करके वो सब धंधा चला रहा था। तो ये तो सरकार जितने दिन रही है, मुझे लगता है कि ये महाराष्ट्र के नाम पर एक कलंक था, वो मिटा है, देर से मिटा है। पर अब जो नई सरकार बन रही है, लोगों की अपेक्षाएं उतनी ही बढ़ जाती हैं कि अब शायद ये कुछ बेहतर करके दिखाएंगे। नहीं करके दिखाएंगे तो लोगों को निराशा होगी। हम ये भी आशा कर सकते हैं कि जो भी रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो मुंबई मेट्रो हो, और चाहे वो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट हो, और चाहे वो एक्सप्रेसवे इत्यादि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रुके हुए, उन पे भी अब प्रगति होगी, क्योंकि अब जो नई सरकार है उसका ध्यान विकास की ओर और पूरी तरह से कानून व्यवस्था की ओर रहना चाहिए। आइए अब हम प्रश्न ले लेते हैं। उससे पहले हम सभी से अनुरोध करते हैं कि कृपया इस वीडियो को शेयर करें, इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारा सपोर्ट लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और जो नीचे चल रहा है उस पर जाकर पत्रम पुष्पम जो भी कर सकें
वो आपका स्वागत है। अभय जी कह रहे हैं, क्या एकनाथ शिंदे हिंदुत्व निभाएंगे? क्या उद्धव ठाकरे की बैकडोर एंट्री होगी, बाद में बीजेपी को पछताना पड़े? राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन जितने कटु अनुभव एकनाथ शिंदे के रहे, उनके विधायक साथियों के रहे हैं, और जिस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग इस बीच हुआ है, उनको लाशें बता दिया गया, मुर्दा घर भेजने की तैयारी कर रहे थे, चौपाटी आकर आए तो जरा उनके 1 लाख शिव सैनिक कैसे निपटेंगे ये बताया जा रहा था। उनके कार्यालयों पर, उनके घरों पर अटैक किए जाने शुरू हो गए थे। वो तो सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्णय हो गया कि इन सबको सुरक्षा देने की जिम्मेदारी आपकी है, वरना नंगा नाच तो शुरू हो गया था सड़कों पर और इनके घरों पर, कार्यालयों पर। तो आगे जो सारा घटनाक्रम अभी हमने डिस्कस किया है संजय जी के साथ, ये सब कितना आगे तक बढ़ेगा, यानी शिवसेना पर अल्टीमेटली किसका कब्जा होगा, जब ये सारी चीजें तय हो जाएंगी, तब आगे जाकर के कोई घटना हो, बीजेपी के साथ कोई इस तरह के मतभेद उभर आए या कोई इतनी खटास पैदा हो जाए आपस में, तब तो कोई संभावना बन सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे सहयोगियों को भी साथ लेकर के कैपेबिलिटी दिखा चुकी है, जो इनको लगातार गालियां देते रहे हैं। ऐसे कई सहयोगी इनके साथ रहे हैं, तो एकनाथ शिंदे के साथ भी इनकी लंबी चल सकती है, ऐसा हमें लग रहा है। जी, अगला प्रश्न। पप्पू अकबर, who will be CM candidate in next election? Will it not cause the same drama as in 2019? अभी तो नहीं लगता है, लेकिन वही है, राजनीति जो है वो तो कोई भी घटना दुर्घटना हो सकती है। अभी तो लगता है अगला कि चुनाव मोदी के नाम पे लड़ा जाएगा। तो ये तो सेट फॉर्मूला है। जहां भी कहीं डाउट हो, वहां मोदी के नाम पे चुनाव लड़वा दो। Rahul Kulkarni, I heard there was dispute regarding home ministry and at any cost BJP wants home ministry, so they sacrifice CM post. This way they can control Shinde in better way, like NCP controlled Congress and SS. हाँ, मैं भी यही कह रहा था ना अभी थोड़ी देर पहले। देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा है एक डिस्कशन में, कि अभी फौरी तौर पर मुझे नहीं लगता कि 39 एमएलए और कुछ निर्दलियों के साथ वाले एकनाथ शिंदे किसी तरह की सौदेबाजी की स्थिति में हैं। अभी जो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेंथ है वो काफ़ी है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो बड़ा दिल दिखाया है उनको चीफ मिनिस्टर बना करके, ऐसे में वो कोई जिद-मारी करके बैठेंगे कि नहीं ये मुझे चाहिए, ये मेरे पास ही रहना चाहिए, ये आपके पास कैसे हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि ऐसी सिचुएशन अभी आने वाली है। जी, नेक्स्ट। अब है यह मास्टर स्ट्रोक तभी होगा अगर उद्धव की सेना खत्म हो जाए, क्या इसमें कामयाबी मिल सकती है? देखिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी लीडर को खत्म मान लिया जाए, या ये मान लिया जाए कि अभी अगर उसके बुरे दिन चल रहे हैं तो अच्छे दिन आएंगे ही नहीं, ये बहुत जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने वाली बात होती है। अभी फौरी तौर पर बड़े संकट में हैं वो, उनकी सत्ता गई है, उनकी कुर्सी गई है, उनका जो अवसाद का पीरियड है वो समझा जा सकता है। अभी उनकी पार्टी भी संकट में है, उनका विधायक दल टूट गया है, बहुत बड़ा संकट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर आने वाले कल में कौन सी करवट कैसे किसको फिर वापस मेन स्ट्रीम में ला सकती है, कहा नहीं जा सकता है। इसलिए फौरी तौर पर तो लग रहा है कि उनको वापसी के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी, बहुत पसीना बहाना पड़ेगा, जिसकी इनको आदत नहीं है, इनके परिवार को भी आदत नहीं है। अभी तो जिस वजह से ये पार्टी टूटी है, पहले तो इसका रियलाइजेशन इनको करना पड़ेगा, आत्ममंथन करना पड़ेगा कि कारण कौन से थे, और अगर कारण इनकी समझ में आ जाएं तो फिर उनका निवारण कैसे होगा,
उस दिशा में फिर इनको बढ़ना पड़ेगा, अगर थोड़ी बहुत बुद्धि होगी तो। क्योंकि जिस तरह के कर्म रहे हैं, जिस तरह का आचरण रहा है, उससे लगता नहीं है कि ये अपने दिमाग से सोचते रहे हैं। अचिंत्यनाथ सक्सेना ठाकरे कायस्थ हैं, परंतु मराठा उन्हें अपना मानते हैं। फडणवीस उपनाम से ही मराठों को इतिहास का वह अध्याय याद आ जाता है जिसमें पेशवाओं ने छत्रपति को सतारा में निर्वासित किया था। यह द्वेष बहुत गहरा है। अचिंत्यनाथ जी का अपना ओपिनियन है, मैं तो इससे सहमत नहीं हूँ। नेक्स्ट, आयुष पांडे, वाई शाह वांट्स टू कट डाउन योगी, हेमंत विश्व शर्मा एंड फडणवीस। देखिए, उनकी अपने दिमाग में क्या है, क्या नहीं है, क्या रणनीतियाँ चल रही हैं। जैसा मैंने पहले कहा था कि हम लोग कई बार निष्कर्षों पर जल्दी पहुँचने की जल्दबाजी करते हैं। कई बार बहुत लंबी सोच के साथ जो लीडरशिप है, वो आगे बढ़ती है और फैसले लेती है। थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। कूल डूड, यह लेट डिप्टी सीएम बनाने की घोषणा यह दर्शाती है कि दिल्ली बीजेपी ने एक बार फिर सबको अंधेरे में रखा, इंक्लूडिंग देवेंद्र फडणवीस। एंड क्या यह फंक्शनल कॉम्बो है, शिंदे सीएम एंड फडणवीस डिप्टी सीएम? मुझे तो वो कर्नाटक वाली याद आती है जिसमें कुमारस्वामी बार बार बन जाते थे सीएम। अभी तो हम भी बहुत ज़्यादा सोचने की स्थिति में नहीं है। जो घटनाक्रम हुआ है, अचानक हुआ है। शिंदे को भी चीफ मिनिस्टर बनाने का जो फैसला है, वो चौंकाने वाला है। और उससे ज़्यादा चौंकाने वाली घटना अब ये हो गई है कि देवेंद्र फडणवीस को उनके अंडर में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है। फौरी तौर पर दिमाग को झटका लगता है, पर क्या सोच करके ये फैसला किया गया है, शायद उनके पास कोई इसका जवाब हो, हमारे पास तो अभी नहीं है। जी, नेक्स्ट, राहुल शर्मा, सर अब अगले चुनाव में भी शिंदे होंगे चेहरा? ने मैंने कहा ना, तो मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा, देख लीजिएगा। मेरा प्रेडिक्शन है ये। नोट कर ले। नेक्स्ट, हर्षद मालवीय, जो मास्टर स्ट्रोक बीजेपी राष्ट्रीय नेतृत्व को समझ ना आए, वो जेन्युइन मास्टर स्ट्रोक था। ये लोग सुधरेंगे नहीं। इनसिक्योरिटी ओवर राइज ऑफ रीजनल बीजेपी लीडरशिप, यूपी, महाराष्ट्र, असम, ये यही बात है जो लोग कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे थे कुछ कुछ। जी, जी हाँ, इस तरह के अंदेशा तो है, अब देखते हैं क्या है, बाद में पता चलेगा। नेक्स्ट, चंदन पल्ला, क्या फडणवीस को अजीत पवार इंसिडेंट की सजा मिल रही है? देखिए, अजित पवार के साथ जब इन्होंने शपथ ग्रहण किया था सुबह 6:30 बजे, तो ऐसा तो नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस अपने स्तर पर कोई फैसला करके ऐसा कर रहे हो। केंद्रीय नेतृत्व से आपका चर्चा होता है, आप उनको विश्वास में लेते हैं, वहाँ से जब हरी झंडी मिल जाती है, तभी आप इतना बड़ा स्टेप लेते हैं। तो वो चूक अगर देवेंद्र फडणवीस की थी कि उन्होंने अजित पवार पर आँख मूंद करके भरोसा किया था, तो वो चूक फिर केंद्रीय नेतृत्व की भी थी। वो तो सभी की उसमें गलती थी। जी, चिंतनाथ सक्सेना, हमने 2014 में आईआईटी आईआईएम पढ़े शिव सैनिकों को फडणवीस के खिलाफ व्हाट्सएप मुहिम चलाते देखा है कि पेशवाई वापस आ गई और मराठे फिर ठगे गए। यह कटु सत्य है, यह आपका सत्य है, हम इससे सहमत नहीं हैं, इस पर कभी और बात करेंगे। नेक्स्ट, रॉबर्ट कूल, एमवीए 3 तगाड़ा शिवसेना का काम बिगाड़ा। काफी देर से बिगाड़ा। ढाई 2.5 साल तो चल गए ना वो। प्रवीण खासे, ES Eknath Shinde for CM, main target is saving Shiv Sena and keeping NCP at 3rd or 4th place and keep Dynasty Uddhav away. It remains to be seen what SS do to Thackeray. इनकी टिप्पणी है, अच्छी टिप्पणी है, धन्यवाद। जी, जी। आर के राय, क्या नई सरकार से हम उम्मीद कर सकते हैं कि पालघर एवं दूसरे केस पे फिर से जांच होगी? देखिए, उम्मीद तो सभी कर रहे हैं।
और केवल पालघर की बात नहीं है, पालघर की तो बहुत ही विभत्स घटना थी, बहुत ही निंदनीय घटना थी, जिसमें निहत्थे 2 साधुओं को और उनके ड्राइवर को लिंच कर दिया गया था। भीड़ ने पीट-पीट करके मारा था और पुलिस की मौजूदगी में मारा था। वो तो पुलिस चौकी में अंदर घुस गए थे जान बचाने के लिए। पुलिस ही उनको पकड़ करके भीड़ के बीच में लेकर के आई और वहाँ उनको छोड़ दिया मरने के लिए। तो ये तो ऐसी दुर्लभ घटना और कहना चाहिए कि बहुत ही निंदनीय घटना थी वो। तो उसकी तो जाँच-वाँच होनी चाहिए और अब तक देखना चाहिए कितने एक्यूज़ उसमें गिरफ्तार हुए हैं। कहीं जो उसके पीछे के योजनाकार थे वो तो नहीं बचे हुए हैं, उनका भी इंतज़ाम होना चाहिए। और ऐसी बहुत सारी घटनाएँ पिछले 2.5 साल के इनके कार्यकाल में हुई हैं, जिनकी अब बहुत गहराई से जाँच-पड़ताल होनी चाहिए। इनका अपना कितना इन्वॉल्वमेंट था, किस-किस का सहयोग मिला था, कौन-कौन टूल बन गए थे, कहाँ-कहाँ नेग्लिजेंसी हुई है, उसकी गहराई से पड़ताल होनी चाहिए। लेकिन ये इतनी खूबसूरती से होनी चाहिए कि ऐसा भी नहीं लगे कि कोई राजनीतिक बदले की भावना से मौजूदा सरकार जो है, वो इनके पीछे ही पड़ गई है। कई बार गलत संदेश चले जाते हैं, संकेत चले जाते हैं, तो उससे भी बचने की ज़रूरत है। Gyan, sir, respect the great work you are doing. Question: will the Thackeray's be ousted from Shiv Sena? They're still calling the Shinde group traitors. देखिए, अगले कुछ महीने तय करेंगे कि उद्धव ठाकरे का इस मौजूदा शिवसेना पर कब्जा रहेगा भी कि नहीं रहेगा। कुछ कानूनी दांव-पेच होते हैं, चुनाव आयोग में भी ये लंबी लड़ाई चल सकती है, ये कोर्ट में भी, बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकती है। लेकिन लग ये रहा है कि बुरी तरह फंसे हुए हैं और अगर स्पीकर, जो भी नए स्पीकर बनेंगे, जब सत्र शुरू होगा, विधानसभा बैठेगी, वो इनको मान्यता देगा, क्योंकि चीफ मिनिस्टर भी होंगे, अब तो ये हो गए हैं। तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा सर्वाइव करना। और जैसा मैंने कहा है कि इनको सड़क पर, मैदान में आकर के पसीना बहाने की आदत नहीं है। लोगों के बीच में सड़कों पर लड़ाई लड़ने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। ऐसे बहुत सारे नेता हैं इस देश में, मायावती से लेकर के अखिलेश यादव तक, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्विटर पर या अपने बयानों तक सीमित रहते हैं, कभी जनता के बीच जाकर के सड़कों पर उनकी समस्याओं के लिए लड़ते हुए दिखाई नहीं देते हैं। तो वो कमी तो है इनके भीतर भी। ऐसे में कैसे सर्वाइव करेंगे? और जो इनके पास अब बचे हुए हैं, वो भी कितने ईमानदार हैं इस पार्टी को वापसी कराने के लिए। अभी तो यही तय होना है कि इसका मालिक कौन होगा, लेकिन जो बचेगी इनके पास बाला साहब ठाकरे की विरासत, उसको ये कैसे आगे लेकर के जाएंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मीना हिंदू, सर जी, क्या राजस्थान में भी गवर्नमेंट गिरेगी? मेरा अपना जो मत है वो ये है कि अब मुझे नहीं लगता कि भाजपा अब गिराने का प्रयास भी करेगी, क्योंकि अब 1.5 वर्ष बचे हैं और जितना गहलोत जी अपना शासन जितना लंबा उनका चलेगा, उतना ही उनके बाहर जाने की संभावना बढ़ती जाएगी। वैसे भी आज चुनाव हो जाए तो भी उनकी 50 सीटें नहीं आएंगी 200 में से, ये निश्चित है। लेकिन और लंबा चलेंगे तो हो सकता है पिछली बार का जो रिकॉर्ड था 21 का उन्होंने कायम किया था जब मुख्यमंत्री थे पिछली बार, तो कई लोग कहते हैं कि उसको वो चैलेंज करते दिखाई पड़ेंगे। तो आज के मुझे नहीं लगता कि भाजपा करेगी या करना चाहिए। अब केवल 1.5 साल बचे हैं चुनाव में, 6 महीने बाद तो माहौल शुरू हो जाएगा चुनाव का। अमेय Is it that Eknath Shinde is made CM to woo Maratha caste votes towards NDA from NCP and also finish dynastic Thackeray family? Also in next election BJP may bargain for more seats. देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। एकनाथ शिंदे को जो कारण हमने बताए हैं इस डिस्कशन में, वो सब कारण हैं। इनको
शर्मिंदा करना, इनको सेटबैक देना, जिस तरह का व्यवहार इन लोगों ने किया है 2019 से लेकर के बाद तक भी, उस पर इनको चिंतन मनन का पूरा मौका देना। और जिन एकनाथ शिंदे और उनके साथियों को जिस तरीके से ये धमका रहे थे और जो इनकी एक कार्यशैली बन गई थी हैकड़ी की और तमाम वो तौर तरीके अपनाने की, उसको भी एक झटका देने के लिए। बाकी तो अभी देखना है। हाँ, बहुत सारे जिलों में एकनाथ शिंदे का प्रभाव है, ये तो पहले से खबरें आती रही हैं। लेकिन ये कितने यूज़फुल होंगे, अभी तो यही तय होना बाकी है कि पार्टी पूरी तरीके से इनके कमांड में आती है कि नहीं आती है और कितने नेता इनके साथ जुड़ते हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग कैसे चलती है, मेल-मिलाप कैसा रहता है, वो बहुत काउंट करेगा और आगे जाकर के फिर सारी चीज़ें तय होंगी। जी। एक सूचना ये भी आ रही है कि गडकरी जी ने अपनी चला ली है और देवेंद्र फडणवीस को नहीं बनने दिया है। नागपुर राइवलरी जो भी है बाद में ही पता चलेगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओंकार जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार।